नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टकी की बात में आपको दिखाएंगे रेल जिहाद किसका हाथ, क्योंकि कानपुर की घटना संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है, जिसकी जांच अब एनआईए के जिम्मे है। वहीं बात करेंगे अपराध में जाति, ये कैसी राजनीति, क्योंकि वोट बैंक की खातिर डकैत किसी को सज्जन लग रहा है तो किसी को मासूम। वहीं आपको दिखाएंगे अयोध्या रेप कांड, फंस गए अवधेश, क्योंकि पीड़ित परिवार ने कल अवधेश प्रसाद को अपनी चौखट से लौटा दिया और आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहीं बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसे राहत मिली है वो भी समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे आस्था पर प्रहार, कौन सूत्रधार, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जहां से आज सबसे बड़ी खबर सामने है। बात रेल पलटाने की साजिश की, जिसके आतंकी कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानपुर कांड की जांच अब एनआईए कर रही है और एनआईए की टीम कानपुर किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अब कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के पीछे कौन है, ये सवाल हर किसी के मन में है। यूपी पुलिस से लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों तक ये सवाल के जवाब को ढूंढने में ताकत लगा ली है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर कानपुर में हुआ क्या था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कल रात 8 बजे ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इसी दौरान ट्रेन से सिलेंडर टकराने के बाद दूर चला गया। गनीमत रही ट्रेन के पहिए ट्रैक से नहीं उतरे और ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि मौके से सिलेंडर और पेट्रोल पंप भी बरामद हुआ है। दरअसल ट्रेन को सिलेंडर धमाके से उड़ाने का प्लान बनाया गया था, जो अब नाकाम हो चुका है। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। निश्चित तौर पे साजिश है, बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है। कानपुर के रेलवे ट्रैक पर सर पर दौड़ रही कालिंदी एक्सप्रेस को दहलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल बम और साजिश की माचिस से पूरे ट्रेन को उड़ाने का षड्यंत्र फेल हो चुका है। लेकिन जिस तरह से इस बार ट्रेन को विस्फोट के जरिए उड़ाने की साजिश रची गई, अगर ट्रैक पर रखा सिलेंडर फटता और पेट्रोल बम आग के संपर्क में आ जाता तो सोचिए क्या होता। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे संयोग नहीं प्रयोग बता रहे हैं। ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए। उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा, बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है। यही नहीं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कानपुर की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए मामले की जांच की मांग की है। मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पोस्ट में लिखा, कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में ट्रेन को डीरेल करने की बड़ी साजिश चल रही है? क्या देश विरोधियों के निशाने पर अब ट्रेन और उसके पैसेंजर्स हैं? और सवाल ये भी कि क्या ट्रेन के खिलाफ साजिश रचकर देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जा रहा है? इन सवालों के बीच जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
24 घंटे में 3 बड़े रेल हादसे हुए हैं। असलियत यह है कि रेल हादसे होने के बाद इस देश के रेल मंत्री, जो कि रील बनाने में ज्यादा मशगूल रहते हैं, कहते हैं ये छोटी घटनाएं हैं। असलियत यह है कि कितने ही लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। असलियत यह है कि 1 किलोमीटर तक पर तो कवच नहीं लग पा रहा है दिन का। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के साथ ही कई एजेंसियां हरकत में आ गईं। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही यूपी एटीएस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। वहीं एनआईए भी अपने स्तर पर केस की इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2023 को जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और रॉड मिली थी। 14 जनवरी 2024 को जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे पत्थरों से टकरा गई थी। 1 मई 2024 को नैनी दून एक्सप्रेस के ट्रैक पर 100 किलो का पत्थर रखा मिला था और 23-24 अगस्त 2024 को जोधपुर से साबरमती के बीच वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक मिले थे। और ताजा मामला कानपुर का है, जहां कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए और ट्रेन यात्रियों की चिंता भी बढ़ा दी। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? अब एनआईए इसका पता लगाने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर कास्ट वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डकैत मंगेश की तुलना सज्जन व्यक्ति से कर रहे हैं। तो वहीं एनकाउंटर में जाति की राजनीति पर मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एनकाउंटर में जाति का एंगल ढूंढने वालों को उन आंकड़ों पर भी नजर डालने की जरूरत है जिसमें हर जाति धर्म के अपराधी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए हैं। इसमें अलग अलग जाति और धर्म के अपराधी शामिल हैं। पुलिस एनकाउंटर में सबसे ज्यादा 67 मुस्लिम अपराधी मारे गए हैं। तो वहीं पुलिस एनकाउंटर में 20 अपराधी जो ब्राह्मण वर्ग से थे, उनकी भी मौत हुई है। साथ ही ठाकुर कास्ट के 18 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसके बाद जाट गुर्जर समुदाय के 17 अपराधी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए। 5वें नंबर पर यादव जाति के 16 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। उसके बाद दलित वर्ग के 14, अनुसूचित जाति से 3 अपराधी का अब तक एनकाउंटर हुआ है। वहीं सिख से 2 अन्य ओबीसी और 8 और अन्य वर्ग के 42 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन सियासत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर ही हो रहा है। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। यूपी की सियासत में जाति के सियासी एनकाउंटर पर बवंडर मचा है। पहले समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस मंगेश की चौखट पर इंसाफ का सियासी पिटारा लिए खड़ी है और उस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है जिसमें सिर्फ मंगेश को गोली मारी गई, बाकियों की गिरफ्तारी हुई। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष हमलावर है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया? मंगेश का एनकाउंटर विपिन कैसे बच गया? सुल्तानपुर में जाति देखकर एनकाउंटर हुआ, ये वो सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस पर डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान आ चुका है। इस तरह की चीज़ें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सियासत में कब कौन सा मुद्दा जनता की आंखों पर चढ़ जाए, उसमें मंगेश यादव एनकाउंटर भी शामिल है, जिस पर यूपी के तमाम सियासतदान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। किसी को इस एनकाउंटर में जाति दिख रहा है तो किसी को वोट। तभी तो घटना के 4 दिन बाद मायावती की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने लिखा है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर
आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधियों और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। यानी एक तरफ विपक्ष सरकार की ठोको नीति पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला दिया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी अत्याचार अन्याय किया गया है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार अपनी केवल जो मनमानी कर रही है, गुंडागर्दी हो रही है, जंगल राज कायम है, पुलिस मनमानी कर रही है, अपराधी मनमानी कर रहे हैं और सीधा साधा सज्जन आदमी पिसा जा रहा है। अकेला बेटा था, उसको ले जाके भी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी, मार। जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। खैर, अपराध में जाति की राजनीति न सिर्फ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है, बल्कि 7 केस वाले मंगेश का एनकाउंटर और 36 केस वाले विपिन का सरेंडर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं अयोध्या के उस रेप कांड की जिस पर इन दिनों खूब सियासत हो रही है। कल अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन परिवार ने अवधेश प्रसाद से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज वही पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिलने पहुंचा। इस दौरान सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री योगी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित लड़की से 2 सितंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। रेप का आरोप शहबान नामक युवक पर लगा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। अब घटना के बाद पीड़ित परिवार को धमकियां भी मिलने लगी, तो पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार को मिल रही धमकियों के बीच अवधेश प्रसाद भी घटना के 6 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, लेकिन परिवार ने उनसे मुलाकात नहीं की और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कई बातें कह दी। आपके घर में घटना हुई थी, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कल आपसे मिलने के, आपके परिवार से मिलने के लिए आए थे, तो आप लोग उनसे मिले कि नहीं मिले? जी नहीं मिले। नहीं। काहे नहीं मिले थे आप? अब रात में आए थे शायद। हाँ, और नहीं मिले। अच्छा, मुसीबत कर रहे हैं। दुख मुसीबत पर मिलबे नहीं। आज 5-6 रोज बाद। हाँ, पक्का वही ले कहाँ रहे, अब आए हैं। हाँ, तो हम मिलबे नहीं फिर। अच्छा, हाँ, तो मुसीबत में आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं। अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट है, क्योंकि सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दी गई। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी और रेप कांड के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। समस्या थी उनका, चूंकि पीड़ित परिवार का एक मन में था कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना था, तो आज उनके माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा उस परिवार को लेके आइए। 4:30-5 बजे के करीब मैं पूरा परिवार उसका लेके आए, माननीय मुख्यमंत्री से मिले और जो जो उन्होंने अपनी बातें रखी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश के कोई भी ऐसा होगा जिसको न्याय नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार न्याय करेगा। इसके साथ साथ दोषी कोई भी हो, किसी दल का भी हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उन्होंने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से मुलाकात तक नहीं की, लेकिन अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया है, जिस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं कल गया था, मेरे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष पारस जी गए थे, मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद गए थे और गांव के तमाम लोग थे। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गांव के लोग थे और पीड़िता परिवार से मिले और हमने लोगों के सामने कहा कि इसकी पूरी मदद की जाएगी। अब इसके बारे में गांव के लोगों का कहना है कि देर रात को वो आने का प्रयास किए थे और उसके भीतर लोगों को ये कह रहे थे कि अब आगे धमकी नहीं दी जाएगी,
तो इसका मतलब कि धमकी देने वाले उनके संरक्षण में हैं, उनके चट्टे बट्टे हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहन करने का काम करती है और उसको संरक्षण देने का काम उनके नेता करते हैं। उनको ये भ्रम हो गया है कि जो है वो सरकार उनकी है, तो ये भ्रम उनका दूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती केस में रोक लगाकर दोनों पक्षों से जवाब तलब करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सामान्य वर्ग की याचिका पर आया है। रिजल्ट ऑर्डर आया और आज जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं 9 तारीख को, तो आज तक कोई सरकार उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी। तो जब चीज़ों को आप चाहते ही हो कि डिले हो, सुप्रीम कोर्ट जाए, स्टे हो और आपको मौका मिल जाए बताने के लिए, कहने के लिए कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सब जो कोर्ट में है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस पर। यही सरकार चाहती, सरकार की मंशा पूरी हुई। 6 से लेकर 8 पेज तक सबको अपना रिटर्न सबमिशन देना है और सरकार से भी नोटिस दी गई है, सरकार से भी रिटर्न सबमिशन माना जाएगा। हालांकि आज सरकार की एडवोकेट माननीय ऐश्वर्या भाटी जी खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम डबल बेंच के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ सुझाव मेरे भी हैं जो मैं सुझाव आपसे लेना चाहता हूं। उसी सिलसिले में आज रिटर्न सबमिशन के लिए कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख तक सभी से रिटर्न सबमिशन मांगा है और तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को बोला है और मुझे आगे उम्मीद है कि हमें हमारे साथ न्याय होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, यूपी सरकार डबल गेम खेल रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि 3 दिन के काम को 3 महीने में जानबूझकर लटकाया गया, लिस्ट में देरी की गई, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अटका दी गई। कल सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के बाद गुजरात पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोपियों को जिस तरह पकड़ा और पकड़े जाने के बाद उनकी जिस हालत में तस्वीरें आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। गणपति पंडाल पर हुई पत्थरबाजी, फिर वहां पर गृहमंत्री की सौगंध और सूर्योदय से पहले सभी पत्थरबाजों का पकड़ा जाना, उसके तुरंत बाद बुलडोजर एक्शन अब कईयों को टेंशन में ला चुका है। लेकिन आस्था के पथ पर पथराव का सूत्रधार कौन है, अब उसकी पहचान हो रही है। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी, पंडाल पर पथराव, लोगों में आक्रोश। गणेश पंडाल पर नफरत वाले पत्थर चलाए गए। आस्था के पथ को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। और फिर शुरू हुआ सड़क पर संग्राम। जनमानस की आस्था को चोट हुई तो लोगों का गुस्सा ऐसे उबल पड़ा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेना शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि गुस्साए भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सैयदपुरा पुलिस चौकी को घेर लिया गया, कई वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और गुस्साई भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ी।
जबकि कई लोगों को पथराव और भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ जो है छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया जो है। उसके बाद जो लोगों की रजूआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था, टीयर गैस छोड़ना, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है जो है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है। सूरत में सिस्टम को हिला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उसी जगह गणेश जी की आरती में शामिल हुए, जहां से सूरत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा खुद हर्ष संघवी ने इस मामले में हुई कार्रवाई का जिक्र किया। गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे, ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगजनी, भगदड़ और पत्थरबाजी के बीच पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए नफरत के उन सौदागरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने सूरत को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रची है। और वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ।